दोस्तों, सिनेमापंथी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेबल मून पार्ट 1 और चाइल्ड ऑफ फायर मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और इसमें लीड में है सोफिया बाउटेला, चार्ली हुन्नेम, एड स्क्रीन, शेरलेटे मैगी, स्टार्स नायर, माइकल ह्यूजमैन, एंथोनी हॉपकिंस, रे फिशर, जेमन हंसाओ, डोना बे जैसे स्टार्स। ये एक एपिक साइफाई स्पेस ओपेरा मूवी है और इसकी स्टोरी एक फिक्शनल गैलेक्सी पर फोकस करती है जिसे मदरवर्ल्ड रूल करते हैं। इनकी मिलिट्री और एम्पायर लगान लेने के लिए एक फार्मर कॉलोनी को खत्म करने की धमकी देती है। इनमें से ही कोरा, जो पहले एम्पायरम की सोल्जर थी, वो पूरे ब्रह्मांड के कुछ जाबाज सोल्जर्स को इकट्ठा करती है मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अब कैसे सोल्जर्स मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ते हैं, ये जानने के लिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक नैरेटिंग वॉइस में बताया जाता है कि आकाशगंगा, जिसे अब मदरवर्ल्ड वाले रूल करते हैं, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने काबू में करने के लिए अपनी खुद की एक बहुत ही बड़ी फौज तैयार की है जिससे कोई जीत नहीं सकता। और अगर कोई इनके खिलाफ भी गया तो मदरवर्ल्ड के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स उसे ढूंढ के उसी जगह पर मार देते हैं। इनके लीडर का नाम होता है बालिसेरियस। दोस्तों, बालिसेरियस पहले सिर्फ एक जनरल था। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले राजा और रानी की एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था ईसा। ईसा के पास कुछ सुपर पावर्स थी जिनसे वो किसी भी घायल या मरे हुए को ठीक कर सकती थी। वो इस पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाना चाहती थी, लेकिन बालिसेरियस ऐसा नहीं चाहता था। उसे लगता था कि रूलर कोई आदमी होना चाहिए, इसलिए उसने सत्ता को अपने काबू में करने के लिए राजा और रानी को जान से मार दिया। लेकिन ईसा उसके हाथों से बच के भाग गई। इसके बाद हमें एक ग्रह को देखा जाता है जहाँ पर हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर कोरा को देखते हैं, जो कि इस वक्त खेती कर रही है। यहाँ पर गनर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें दावत के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों, इस ग्रह पर इनकी ये पहली फसल थी और इसकी खुशी में सभी गांव वाले सेलिब्रेशन कर रहे थे। कोरा पार्टी में जाती है जहाँ पर नॉनवेज खाना भी बना था। ये देखकर कोरा कहती है कि बहुत टाइम हो गया है ऐसा खाना खाए हुए, लेकिन ये सेलिब्रेशन है किस बात का। तभी यहाँ पर इस फार्मर कॉलोनी का लीडर सिंड्री सभी से कहता है कि हमारी वेल की जमीन सेक्रीफाइस मांगती है, खुशियों का, सेक्स का और मजे का। दोस्तों, इसका मतलब इस फार्मर कॉलोनी में कुछ गिने चुने ही लोग रहते हैं, इसीलिए इनमें एक प्रथा थी कि इस रात में कोई भी इंसान किसी एक औरत को चुन सकता है सेक्स के लिए। यहाँ पर डैन नाम का एक शख्स था जिसकी नज़र कोरा पर ही थी, बट कोरा उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। पार्टी खत्म होने के बाद कोरा के पिता कोरा को कहते हैं कि डैन एक अच्छा इंसान है, उसे बहुत अच्छी खेती करना आता है, वो परिवार को अच्छे से संभाल सकता है। तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? यहाँ पर कोरा बताती है कि मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए हुआ है और शादी में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब अगली सुबह हम कोरा के साथ कुछ औरतों को खेती करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर सैम नाम की एक लड़की भी है जो कोरा से बातें कर रही है। तभी कोरा को आसमान में एक स्पेसशिप नजर आती है जो इनकी तरफ आ रही थी। ये देखकर कोरा डर जाती है और भागकर यहाँ की एक बड़ी घंटी को बजाती है। तभी यहाँ पर इनका लीडर सिंड्री आ जाता है और वो कोरा से पूछता है कि आखिर इन्हें क्या चाहिए। तभी कोरा कहती है कि सब कुछ। ये सुनकर सभी फार्मर्स की एक मीटिंग होती है। सिंड्री जानता था कि ये स्पेसशिप मदरवर्ल्ड की है और ये लोग यहाँ पर हमारी फसल लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर गन्नर नाम का एक शख्स है जो इलीगल वे में अनाज को कुछ बागियों को बेचता है और इससे पहले उसने कुछ बागियों को 3 टन अनाज बेचा था। गन्नर लीडर से कहता है कि ठीक है, अगर ये लोग हमारा अनाज लेने आए हैं तो क्यों ना हम इन्हें हमारा अनाज बेच दें, जिससे ये हमें अच्छे खासे पैसे देंगे और उन पैसों से हम अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। लेकिन सिंड्री का कहना था कि ये लोग हमें कुछ पैसे नहीं देने वाले, उल्टा ये लोग अनाज लेंगे और हमें उनका गुलाम बना के रखेंगे, इसलिए उनके सामने तुम कुछ मत बोलना, सब कुछ मुझे हैंडल करने देना। इतने में वहाँ पर कुछ मदरवर्ल्ड के लोग नीचे उतरते हैं। उनकी लीडर का नाम है नोबल। नोबल सिंड्री का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि आपने गांव के सभी लोगों को बुलाकर मेरा वेलकम अच्छे से किया। तभी सिंड्री कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें हमारा गांव दिखाता हूँ। नोबल और सिंड्री पूरा गांव घूमते हैं, जहाँ पर सिंड्री नोबल को बताता है कि कैसे यहाँ पर पानी आता है, कैसे हम इस जगह पर खेती करते हैं
अनाज उगाते हैं। इसके बाद ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नोबल सिंड्री से कहता है कि हमारे लोग भूखे हैं, हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 10 टन अनाज हमें दे दें। ये सुनकर सिंड्री कहता है कि इस बंजर जमीन पर हम सिर्फ उतना ही अनाज उगा सकते हैं जिससे हम खुद की जरूरतें पूरा कर सके। बट गनर खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि हमारे गोदाम में अभी भी थोड़ा अनाज हमारी जरूरत से ज्यादा मौजूद है। अगर आप चाहो तो हम एक डील करके उस अनाज को बांट सकते हैं। ये सुनकर सिंड्री थोड़ा गुस्सा होता है और नोबल से कहता है कि ये एक नया लड़का है, उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। गांव के लोगों ने मुझे उनका लीडर घोषित किया है, तो क्यों ना आप मुझसे बात करो। नोबल को गनर की बात अच्छी लगती है और वो एक डंडा लेता है जो बहुत बड़ा था। उससे वो सिंड्री को जोर से खींच के मारता है, जिसकी वजह से सिंड्री मर जाता है। ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर नोबल ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर नोबल गांव वालों को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 9 हफ्तों का टाइम देता हूँ, मुझे 12 टन अनाज चाहिए। गनर सिंड्री की बॉडी को देखकर रोने लगता है। नोबल गनर को कहता है कि तुम इन सभी में होशियार लग रहे हो, इसलिए अपने आदमियों से मेरी मांग को पूरी करने को कहो। नोबल इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। तभी गनर सभी को कहता है कि हम फार्मर्स हैं, हम उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं। वो हमें मारेंगे भी नहीं क्योंकि उन्हें तो खेती करना आता भी नहीं है। गनर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि नोबल सिंड्री को मार देगा, वरना मैं बीच में बोलता ही नहीं। कोरा इस बात से एग्री नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि नोबल जाते वक्त फार्मर्स पर नजर रखने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स को वेड में छोड़ के जाता है। तभी हम यहाँ पर एक रोबो को भी देखते हैं जिसका नाम है जिम्मी। ये रोबो उस वक्त से इनके साथ है जब राजा और रानी को सोल्जर्स की जरूरत थी। ये रोबो बहुत ही खास तरीके के रोबो है और ये लड़ाई में बहुत ही कुशल थे। लेकिन राजा रानी के मरने के बाद इनके दिल में लड़ाई की आस खत्म हो गई और इन रोबोज ने अपने हथियार डाल दिए। जिम्मी इन सोल्जर के सभी काम कर रहा था। तभी एक बहुत ही खराब सोल्जर उस पर गोली चलाता है और अपने साथियों को कहता है कि देखो ये रोबो मुझ पर हमला करता है या नहीं। दोस्तों, ये कैरेक्टर इतना हरामी है कि जब भी ये स्क्रीन पर आता है मुझे इसे मारने का मन करता है। खैर, जिमी ने लड़ना छोड़ दिया था और वो सोल्जर उसे बहुत ही परेशान कर रहा था। तभी एक दूसरा सोल्जर इनके बीच में आता है और उस हरामी सोल्जर से लड़ने की कोशिश करता है। तभी इनका लीडर इन दोनों को रोकता है और जिमी से कहता है कि जाओ तुम अपना मुंह धो के आओ, और लीडर इन दोनों को भी शांत होने को कहता है। अब जिम्मी जब अपना मुंह धोने जाता है तभी उससे मिलने के लिए सैम आती है। सैम को देखकर जिम्मी कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे ईसा की याद आती है। ईसा के अंदर एक अजीब सी पावर थी और एक भविष्यवाणी भी हुई थी जिसमें कहा गया था कि ईसा इस पूरे ब्रह्मांड में शांति लाएगी। तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उसकी याद आती है। ये सुनकर सैम जिम्मी के सर पर एक फूलों का हार रख के अपना हाथ उसके फेस पर फेर के चली जाती है। तभी हम जिम्मी के फेस में कुछ लाइट्स को जलता हुआ देखते हैं। इसके बाद रात हो जाती है जहाँ पर सैम उन सोल्जर्स को पानी देने जाती है, लेकिन कुछ सोल्जर्स उसका रेप करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं में से एक सोल्जर इन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, बट सभी सोल्जर्स उसे बंदी बना देते हैं। ये देख के कोरा सैम को बचाने के लिए आती है और उसे कुछ सोल्जर्स रोकते हैं और एक सोल्जर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। ये देख के कोरा अपने असली रूप में आती है और हर एक सोल्जर को मार गिराती है। तभी वो बंदी सोल्जर भी उसका साथ देता है, लेकिन तभी इन सोल्जर का लीडर सैम को बंदी बना लेता है और कोरा और वो दूसरा सोल्जर कुछ कर भी नहीं पाते। तभी जिम्मी यहाँ पर आता है और वो नीचे पड़ी हुई गन को उठाता है। लीडर जिम्मी को कहता है कि इन दोनों को मार दो, लेकिन जिम्मी उस लीडर को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह कोरा सभी के सामने डिसाइड करती है कि मैं मदरवर्ड के सोल्जर्स के खिलाफ लड़ूंगी। जब वो 9 हफ्तों बाद यहाँ पर आएंगे, हमें एक ऐसी टीम बनानी है जो इनका सामना कर सके। यहाँ पर गनर भी था जिसने बागियों को अनाज बेचा था, इसलिए उसे पता था कि रेबल्स कहाँ पर मिलेंगे, इसीलिए वो कोरा के साथ हो जाता है। कोरा के पिताजी उसे उसकी एक बंदूक देते हैं और उसे कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले जब तुम मुझे जख्मी हालत में मिली थी, ये बंदूक तुम्हारे पास थी। लगता है कि
अब वक्त आ गया है इसे यूज करने का। अब ये दोनों रेबल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। ये दोनों एक जगह पर आग जला के उसके साइड में बैठते हैं। तभी कोरा गनर को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक बार बालिसरिस नाम का एक लीडर था जिसने मेरे ग्रह पर आकर मेरे सारे लोगों को मार दिया और मेरे पिताजी को भी मार दिया। तभी अकेला खुद मरने के लिए मेरे सामने आ गया। मेरे पास एक गन भी थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे गोली मार दूं। फिर भी मैंने उसे मारने की कोशिश की। बालिसरिस को मेरी ये हिम्मत पसंद आई और उसने मुझे उसकी टीम में रख लिया। अगले 5 सालों तक मुझे सोल्जर्स के बीच रखा गया, जहाँ पर मुझे लड़ना, जीतना, राज करना और अपने मिशन के लिए जान भी दे देना सिखाया गया। इसी बीच मैंने बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लिया। बालिसरिस ने मुझे जो भी कहा मैंने वो सब कुछ किया। इन लड़ाइयों में मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, लेकिन एक युद्ध के दौरान वो लड़का मारा गया। उसे मरता देख पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया। मैंने सभी को मार दिया और उस युद्ध को जीत लिया। बट उस जीती हुई जंग को कोई जीतना नहीं कहते। उस लड़ाई में बहुत सारे मासूमों की जान गई थी। वो सब कुछ देख के मैंने फैसला लिया कि आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब चलते चलते ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर गनर कोरा को एक आदमी से मिलाने वाला था। यहाँ पर गनर जिस आदमी से मिलने वाला था उसे तो पहले ही नोबल के लोगों ने बंदी बना लिया था, यानी इनका जो प्लान था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तभी कोरा कहती है कि अगर जनरल टाइटस हमारी टीम में मिल जाए तो हम ये जंग जीत लेंगे, लेकिन पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। अगर हमने उन्हें ढूंढ लिया तो वो हमारा साथ जरूर देंगे। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर इनके पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से ये अपने लिए ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन तभी एक सड़ी मुंह वाला आदमी गनर के पास आता है और उसे कहता है कि आज के लिए मेरे साथ चलेगा क्या। इधर कोरा उसे कहती है कि ये तेरे टाइप का नहीं है, चल निकल यहाँ से। उस आदमी को ये बात पसंद नहीं आती और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कोरा एक ट्रेंड फाइटर थी, इसीलिए वो उस आदमी को और उसके साथियों को धूल चटा देती है। ये देख के बाहर के सभी लोग कोरा से डरने लगते हैं। कोरा सभी से कहती है कि मुझे जनरल टाइटस की तलाश है, कोई उनके बारे में जानता हो तो प्लीज मुझे बताओ। ये सुन के एक अजीब सा आदमी जिसका दिमाग बाहर था वो कोरा से कहता है कि वो तो किसी बोल्ट नाम के ग्रह पर है। अब उस ग्रह पर जाने के लिए इन्हें एक स्पेसशिप की जरूरत थी जो कि इनके पास नहीं थी। लेकिन तब तक वो सड़ी मुंह वाला आदमी अपने कुछ और दोस्तों को लेके आ जाता है। यहाँ पर फिर से एक दमदार फाइट होती है जिसे गनर और कोरा बखूबी लड़ते भी है, लेकिन वो सड़ी मुंह का आदमी कोरा को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक काया नाम का आदमी आता है और उस सड़ी मुंह वाले आदमी को सर पर गोली मारकर उसे मार देता है। वो कोरा से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से समझ गया हूँ कि तुम्हें किसी स्पेसशिप की जरूरत है। ये सुनकर कोरा उससे कहती है कि देखो तुम हमारी मदद तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन हाँ अनाज हम तुम्हें दे सकते हैं। तो अगर इसके बदले तुम डील करना चाहते हो तो बताओ। ये सुन के काय कहता है कि ये सौदा तो मुझे ना इंसाफी का लग रहा है, लेकिन मुझे चलेगा। अब रास्ते में जाते हुए कोरा काय से कहती है कि मुझे कुछ योद्धाओं की जरूरत है, क्योंकि आने वाले 9 हफ्तों में हमारे ग्रह वेल्ड पर मदरवर्ल्ड वाले आने वाले हैं। ये सुन के काय कहता है कि क्या मदरवर्ल्ड वाले? वो तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, उनके सामने तुम 3-4 आदमी कैसे टिकोगे? तुम्हें एक बड़ी टीम की ज़रूरत होगी। हालांकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। कोरा काय की बातें मान लेती है और ये लोग एक दूसरे ग्रह पर जाते हैं जहाँ पर ये एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो ब्याज पर पैसे देता है। वो आदमी इन्हें तारक नाम के एक आदमी से मिलवाता है जो अभी बंदी है। दोस्तों बेसिकली तारक के ऊपर 10,000 सोरेंस का कर्जा चढ़ा हुआ है। उसे चुकाने के लिए तारक यहाँ पर बंदी बना हुआ है। कोरा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो आदमी ने कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इंसानों पर भी कभी कभी जुआ खेल लेता हूँ। हमारे पास एक ऐसा पंछी है जिसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है। अगर तारक ने उसे काबू कर लिया तो तारक तुम्हारा, लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसके साथ तुम तीनों मेरे, यानी हमेशा के लिए मेरी गुलामी करोगे। ये सुनकर
कोरा तारक से पूछती है कि क्या तुम ये कर लोगे। इस पर तारक कहता है कि चलो देखते हैं। दोस्तों, ये पंछी बहुत ही बड़ा है और खुकार भी लग रहा है। इसे देख के तारक इससे बातें करता है और कहता है कि देखो, तुम भी यहाँ पर बंदी हो और मैं भी। हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों को भी एक आज़ाद जिंदगी चाहिए। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती का वादा करें और खुद को आज़ाद करें। इसके बाद तारक उस पंछी की सवारी करता है, लेकिन इस पंछी को काबू करना इतना भी आसान नहीं था। वो पंछी तारक को एक पहाड़ पर उतार देता है, लेकिन तारक की आज़ादी इस पंछी की उड़ान में ही थी। इसीलिए वो हार नहीं मानता और फिर से कूद कर उसके ऊपर बैठ जाता है। तारक ने उस पंछी को काबू कर लिया था, इसलिए उसे आज़ादी मिल जाती है। बट पंछी अभी भी कैद था। कोरा तारक को लेकर जाने वाली होती है, तभी ये लोग उस पंछी को देखते हैं जो खुद की आज़ादी के लिए उस बुढ़े आदमी को अपने पैर से रौंद देता है। अब इसके बाद काई कहता है कि मेरी नज़र में एक और रेबल है जो हमेशा से ही मदरवुड वालों के खिलाफ रही है। इसके बाद काई इन सभी को नेमेसिस नाम की एक औरत के पास लेके जाता है। ये लोग इससे मिलते हैं, बट नेमेसिस इनका साथ देने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर एक औरत आकर नेमेसिस को बताती है कि मेरी बेटी को एक मकड़ी अपने जाले में पकड़कर लेके गई है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। इसीलिए नेमेसिस पहुंच जाती है उस मकड़ी स्त्री के पास। यहाँ पर नेमेसिस को देख के वो मकड़ी भी आ जाती है, जिसका नाम है हरमाडा। वो नेमेसिस से कहती है कि इंसानों ने बहुत बार मेरे बच्चों को मारा है, आज मेरी बारी है, मैं इस बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। नेमेसिस उस मकड़ी से बहुत बार उस बच्चे को छोड़ने को कहती है, लेकिन वो मकड़ी नहीं छोड़ती। इससे नेमेसिस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकलती है। ये देख के वो मकड़ी भी नेमेसिस पर हमला कर देती है। ये लड़ाई मूवी में देखने में बहुत एपिक लग रही थी और इसमें अपने जैक भाई साहब का स्लो मोशन वाला तड़का भी था। खैर, लड़ाई में नेमेसिस हारते हुए नजर आ रही थी। तभी वो अपनी तलवार को लाइटनिंग तलवार में बदल देती है, सेम स्टार वॉर्स की तरह। वो मकड़ी उस छोटे बच्चे को नीचे गिरा देती है। ये देख के गनर उस बच्चे को साइड में लेके बचा लेता है। लड़ाई अभी भी जारी थी। नेमेसिस मकड़ी के पेट को तलवार से फाड़ देती है और उस मकड़ी को मार देती है। इसके बाद कोरा नेमेसिस को समझा बुझा के अपने टीम में ले लेती है, लेकिन उसे अभी भी टीम को लीड करने वाले जनरल टाइटस की जरूरत थी। इसलिए अब ये सब बोल्ट प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच रास्ते में कोरा अपना एक और पास्ट इंसिडेंट गनर को बताती है और इस बार ये कहानी ईसा की थी। वो कहती है कि मैं उस वक्त ईसा की बॉडीगार्ड थी और मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी कि ईसा के पास सभी को हील करने की पावर है, लेकिन उस दिन मैंने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा। उस दिन ईसा अपने डॉग के साथ खेल रही थी, लेकिन खेल खेल में ईसा के डॉग ने बहुत सारे पंछियों में से एक पंछी को मार दिया था। ईसा ने उस वक्त उस चिड़िया को अपने पावर से वापस जिंदा कर दिया था। ये देख के मैं उसकी फुल टाइम प्रोटेक्टर बन गई। ईसा के पिताजी को भी लगता था कि उनसे ज़्यादा इस दुनिया को ईसा अच्छी तरह से संभाल लेगी, लेकिन बाली सीरीज ने सभी को मार दिया। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग बोल्ट प्लैनेट पर चले जाते हैं, जहाँ पर जनरल टाइटस नशे की हालत में धुत था और सड़क पर सोया हुआ था। उसकी हालत देख के बाकी की टीम मेंबर्स कोरा से पूछते कि क्या ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। तभी कोरा कहती है कि इन्हें नहलाया जाए। अब नहाते वक्त जनरल कोरा से कहते हैं कि तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर कोरा कहती है कि मैं एक जंग में हूँ और इस जंग में मुझे आप जैसे योद्धाओं की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप भी मदरवुड वालों के खिलाफ हो। हम कुछ किसान जो अपने प्लैनेट पर हमारी जरूरत इतना खेती करते हैं, लेकिन मदरवुड वाले आकर हमारे हिस्से का सारा अनाज लेके जाना चाहते हैं। वो कुछ ही हफ्तों में हम पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए उनके खिलाफ मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ। उस टीम को संभालने के लिए मुझे एक अच्छे जनरल की जरूरत है और आपसे अच्छा कोई और जनरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी पहले बाली सीरीज की टीम में थे और आपने बहुत सारी लड़ाई जीती है। कोरा की बातें सुन के टाइटस भी टीम को लीड करने के लिए हाँ बोल देता है। कोरा की टीम पूरी हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे कुछ स्पेस कीपर्स की तलाश थी जिनके पास कुछ अच्छी बंदूकें और लड़ने का हुनर हो। अब मूवी की शुरुआत में हमें बता दिया था कि मदरवुड वाले अपने रेबल्स
यानी बागियों को ढूंढकर मार रहे हैं। उनमें से 2 बागी यानी रेबल्स थे, जिनका नाम था ब्लड एक्स और देवरा। ये दोनों मदरवर्ल्ड के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते थे और शुरुआत में गनर ने जिन लोगों को अनाज बेचा था वो यही लोग थे। गनर को देख के इन दोनों भाई बहन को पहले लगा कि गनर यहाँ पर अनाज का सौदा करने आया है, लेकिन कोरा इन्हें बताते हैं कि मदरवर्ल्ड वाले हमारा अनाज हमसे लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए हमारे लोग खतरे में हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोनों भाई बहन की सोच अलग अलग थी, इसलिए दोनों पहले दूर जाकर आपस में बातें करते हैं। इसके बाद ब्लड एक्स कोरा से कहता है कि ठीक है, हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें उनमें से कुछ आदमी दे सकता हूँ। लेकिन देवरा ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को लेकर निकल पड़ती है। दोस्तों, ब्लड एक्स भी अब कोरा का साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन काई जिसका ये शिप था वो कोरा से कहता है कि शिप का फ्यूल खत्म हो गया है और मुझे एक जगह पर डिलीवरी भी करनी है ताकि मैं अपना पैसा भी कमा पाऊँ। इसके बाद काई इन सभी को एक ऐसे प्लेनेट पर लेके जाता है जहाँ पर उसने पहले से ही नोबल को बुला लिया था। ये उसकी एक चाल थी, वो शुरुआत से नोबल के लिए काम कर रहा था और उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मदरवर्ल्ड वाले पहले से ही अपने रेबल्स को मारना चाहते थे और काई ने इन्हें एक टाइम में ही बहुत सारे रेबल्स दे दिए थे। ये देखकर नोबल काई से बहुत खुश होता है। नोबल अपने रोबोट से इन सभी को बंदी बना देता है। तभी काई गनर को कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, ये लो खोपड़ी खोलने वाली बंदूक और मारो कोरा को। मुझे पता है कि तुम इसे पसंद करते हो। जब हम इसका दिमाग खोलेंगे उसके बाद हम इसके दिमाग पर रिसर्च करेंगे कि आखिर ये मदरवर्ल्ड वालों के खिलाफ क्यों हो गई। गनर उस बंदूक को कोरा के दिमाग के ऊपर लगा देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, उल्टा उसे छुड़वा देता है और तुरंत काई को उस बंदूक से मार देता है। इसके बाद एक तगड़ी फाइट होती है सभी रेबल्स और मदरवर्ल्ड के लोगों के बीच, जहाँ पर कोरा एक एक करके सभी को छुड़वा देती है। सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं, चाहे फिर वो गनर हो, तारक हो, नेमेसिस हो या जनरल टाइटस हो। लेकिन दूर से एक बड़ी स्पेसशिप ब्लड एक्स के लोगों को मार रही थी। ये देख के ब्लड एक्स उस शिप पर कूद जाता है और उसे तबाह कर देता है। हालांकि इसमें उसकी जान भी चली जाती है। ये देख के ब्लड एक्स की गर्लफ्रेंड अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो भी इनके साथ लड़ाई कर रही थी। उस बड़ी स्पेसशिप की वजह से वो जगह टूट जाती है और आखिर में कोरा और नोबल एक जगह पर फंस जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें पहले तो नोबल कोरा पर भारी पड़ता है, लेकिन आखिर में कोरा को नोबल का वो डंडा मिल जाता है जिससे उसने बहुत लोगों को मारा था। वो उस डंडे से पहले तो नोबल के दांत तोड़ती है, फिर उसे मारकर नीचे फेंक देती है। इसके बाद सभी लोग एक रस्सी से कोरा को अपने पास खींचते हैं। अपनी पहली जीत से ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस लड़ाई में इन्होंने अपना एक योद्धा भी खो दिया था। लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन इन्हें अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि इन्हें पता था कि बालिसेरियस चुप बैठने वाला नहीं है, वो फिर से इन लोगों को मारने जरूर आएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद कोरा और गनर अपने सभी योद्धाओं को अपने प्लेनेट में लेके जाते हैं। इस शांत जगह को देख के तारक बहुत खुश होता है और सभी लोग फार्मर्स के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम जिमी को भी खेतों में देखते हैं, यानी इसके सेकंड पार्ट में हमें जिमी को भी ज़्यादा समय के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी सैम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब मूवी एंड होने लगती है। तभी हम नोबल की बॉडी को देखते हैं जो मर गया है। उसे लेने के लिए मदरवर्ल्ड वाले आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोबल एक इंसान नहीं है, वो भी एक रोबो है। उसके बॉडी से सभी पुरानी चीज़ें निकाल कर उसमें नई चीज़ें भरी जाती है। उसे एक पानी के अंदर डाला जाता है। तभी बेहोशी की हालत में वो पहुंच जाता है बालिसेरियस के पास, जहाँ पर वो उसे कहता है कि आपको जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई है, यानी कि कोरा, जो आपकी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। लेकिन वो इस बार अकेले नहीं है, उसने आपके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ योद्धा भी जमा कर लिए हैं। आप प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं इस बार कोरा को मार के ही रहूँगा। इस पर बालिसेरियस कहता है कि मेरी बेटी को जिंदा लेके आना मेरे पास। इसके बाद बालिसेरियस अपनी छड़ी से बर्फ तोड़ता है और फिर से नोबल को जिंदा कर देता है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेबल मून पार्ट 1 मूवी।
आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। और सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि सेकंड मूवी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं सिनेमा पंथी के अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। क्या तुम्हें राजकुमारी लीजा की कहानी पता है?